लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स सेल में बैठ के स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेट कर रहा था। तभी उसके सेल के बाहर से वो किलर गुजरता है और मैक्स को उसके डार्क ऑरा का एहसास हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी मेडिटेशन रोककर अपने आसपास वाले सेल में देखता है, पर उसे ज्यादा कुछ अजीब नहीं लगता। अगले दिन मैक्स जब ब्रेकफास्ट के लिए जेल की कैंटीन में जाता है तो उसे वहाँ वो किलर बैठा दिखता है, जिसमें से उसे वैसा ही ऑरा महसूस हो रहा था, पर मैक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता। तभी मैक्स के पास उस किलर के चेले आ जाते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि ये लोग उस किलर के चेले हैं और वो किलर उसे मारना चाहता है। इसलिए मैक्स उन चेलों से एक साथ अटैक करने को बोलता है, जिसके बाद वो लोग मैक्स को पीटने की कोशिश करते हैं, पर मैक्स उन सबको एक एक कर बेहोश कर देता है। ये देखकर वो किलर मैक्स से कहता है कि मैं तो तुम्हें कमजोर समझ रहा था, पर तुम तो एक काबिल लड़के हो। इसके बाद वो किलर चाकू से लगातार मैक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर मैक्स उसके हर अटैक से बच जाता है। तभी वो किलर चकमा देकर मैक्स के पीछे आके उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, पर मैक्स उसे नीचे गिरा देता है। पर वो किलर फिर से खड़ा होकर मैक्स की ओर चाकू फेंकता है, पर मैक्स अपनी नई स्पिरिचुअल पावर की मदद से उन चाकुओं को अपने से दूर कर देता है। लेकिन अचानक से माइंड पर प्रेशर डालने की वजह से मैक्स के सर में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर जेल के सभी गार्ड्स आ जाते हैं और मैक्स और किलर को घेर लेते हैं, पर तभी सर दर्द बढ़ने की वजह से मैक्स बेहोश हो जाता है। इस तरफ ईवा डायरेक्टर को उस फाइट की सारी अनकट रिकॉर्डिंग्स भेज देती है, जिसे देखकर डायरेक्टर समझ जाता है कि मैक्स की कोई गलती नहीं है। इसलिए वो ईवा से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से ही करूंगा। आगे हम मैक्स को मिलिट्री हीलिंग फैसिलिटी में देखते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने मैक्स के बेहोश होने की वजह से उसे यहाँ भेज दिया था। अब मैक्स को जब होश आता है तो वो खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ आसपास देखने से मैक्स को पता चलता है कि उसकी देखने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी मैक्स को अपनी जेल वाली एबिलिटी के बारे में याद आता है, तो मैक्स वहाँ पड़े एक पेन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उठाने की कोशिश करता है, जहाँ थोड़ी कोशिश के बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि यही वो स्पिरिचुअल एबिलिटी है जिसकी इंस्ट्रक्टर और चीफ बात कर रहे थे। इसलिए मैक्स अपनी इस एबिलिटी पर ठीक से कंट्रोल करने के लिए मेडिटेट करने लगता है, जहाँ मेडिटेट करते हुए मैक्स अपने माइंड में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के सोर्स को देखता है, लेकिन तभी उसे फिर से सर दर्द होता है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि वो अपनी करंट बॉडी से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपनी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। आगे मैक्स से डायरेक्टर मिलने आता है और उसे बताता है कि किसी ने उस फाइट की रियल फुटेज हमें भेज दी थी, जिससे हमें पता चल गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के मैक्स सोचता है कि उसे उस बंदे को थैंक्स बोलना होगा जिसने उसकी मदद की है। तभी डायरेक्टर मैक्स को बताता है कि जिन कैदियों ने तुम पर सेल में हमला करा था उन्हें तुम्हें पीटने के लिए किसी ने ऑर्डर्स दिए थे। ये सुनकर मैक्स उस बंदे के बारे में डायरेक्टर से पूछता है, तो डायरेक्टर मैक्स को उसी बंदे की पिक्चर दिखाता है जो हाउ बाई से मिला था, पर मैक्स को उस बंदे की पिक्चर देखकर समझ नहीं आता कि ये बंदा कौन है और इसने उस पर अटैक क्यों करवाया। तभी डायरेक्टर मैक्स से कहता है कि अगर तुम चाहो तो सिक्योरिटी ब्यूरो में इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ये सुन के मैक्स सब चीजों के लिए डायरेक्टर को थैंक यू बोलता है। इस तरफ हम हाउ बाई को देखते हैं जो उस बंदे पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो किलर अपना काम पूरा नहीं कर पाया था। तभी वो बंदा हाउ बाई से कहता है कि तुम्हें ये सब छोड़कर खुद की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी घर की पूरी फुटेज अभी भी पुलिस को नहीं मिली है, जिसकी वजह से तुम बचे हुए हो। लेकिन अगर मैक्स ने सिक्योरिटी ब्यूरो में कंप्लेंट कर दी तो वो लोग फुटेज ढूंढ ही लेंगे, जिसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर हाउ बाई घबरा जाता है, तो वो बंदा उसे अपने अंकल से मिलने को कहता है। दूसरी तरफ मैक्स डायरेक्टर से उस बंदे का नाम पूछता है जिसने फुटेज दिखाकर उसकी मदद की थी, जिस पर डायरेक्टर मैक्स को एकेडमी एग्जामिनेशन फॉर्म देकर कहता है कि इसे देखकर तुम खुद ही याद करने की कोशिश करो। इधर वो सभी बातें हाउ बाई अपने अंकल और फादर को बता देता है। ये सुनकर हाउ बाई का अंकल उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो और बस कुछ दिनों के लिए अपने घर पर ही रहना। तभी हम उस किलर को भी वहाँ देखते हैं जिसे उस अंकल ने जेल से बाहर निकाल लिया था। इसलिए वो अंकल किलर से कहते हैं कि तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी मत करना और अगर पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाए तब भी उनसे हाथापाई मत करना। उसी वक्त हाउ बाई के फादर अंकल से कहते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो क्या तुम इसे संभाल पाओगे। ये सुनकर अंकल हाउ बाई के फादर से कहते हैं कि हाँ, वो इसे मैनेज कर लेंगे और अगर मैक्स ने कुछ और करने की कोशिश की तो वो उसे भी रास्ते से हटा देंगे। इस तरफ मैक्स को वह एकेडमी फॉर्म देकर समझ आ गया था कि ईवा ने ही उसकी मदद की थी, इसलिए वो रेडार के पास ईवा से मिलता है और
उसे इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलता है। ये सुनकर इवा प्यार से मैक्स की आंखों में देखने लगती है और उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास था कि तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। इसके बाद इवा मैक्स को सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम पास करने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर मैक्स इवा से कहता है कि मैंने अभी सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मेरा एक और एग्जाम अभी भी बाकी है। ये सुनकर इवा मैक्स से कहती है कि तुम उसे भी क्लियर कर लोगे क्योंकि जब उस वॉरियर ने उस ईगल से हमारी जान बचाई थी तब तुम बिना डर के उस ईगल की तरफ देख रहे थे, इसलिए मैं समझ गई थी कि तुम भी इस दुनिया को बचाना चाहते हो और मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। अब हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं जहाँ जिज्ञान हॉल के डायरेक्टर को एक वॉरियर मैक्स के सूडो एग्जाम की क्लिप भेजता है, जिसे देखकर वो डायरेक्टर हैरान हो जाता है। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो चीफ के साथ लड़के अपनी प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि कल उसका सूडो प्रैक्टिशनर का मेन एग्जाम है। अब वो चीफ मैक्स से कहता है कि इतने दिनों में तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए ये बहुत हाई चांसेस है कि तुम कल के एग्जाम में पास हो जाओ। जिसपे मैक्स चीफ से कहता है कि पर मुझे अभी भी अपनी स्पीड अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि जब मैं आप पर अटैक कर रहा था तो आप बिना हिले भी मेरे अटैक से बच पा रहे थे। ये सुन के चीफ मैक्स से कहता है कि ऐसा मैं एडवांस बॉडी टेक्निक की वजह से कर पा रहा था। तो मैक्स उनसे इसके बारे में पूछता है, जिसपे वो मैक्स को बताते हैं कि एडवांस बॉडी टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक वॉरियर सामने वाले के मूव को प्रिडिक्ट करके जल्दी से अपनी चाल चलता है और सभी प्रैक्टिशनर्स में ये टेक्निक अलग अलग लेवल पे पाई जाती है, जैसे एलिमेंट्री लेवल, एडवांस लेवल, परफेक्शन लेवल एंड फुल अवेयरनेस लेवल। जिसमें सोल्जर प्रैक्टिशनर जो प्लाज्मा वेपन की मदद से लड़ता है वो आराम से एडवांस लेवल ऑफ बॉडी टेक्निक पर पहुंच जाता है। ये सुन के मैक्स चीफ से पूछता है कि ये सोल्जर प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, जिसपे चीफ उसे बताते हैं कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर अलग अलग रैंक पर होते हैं, जैसे वॉरियर लेवल, वॉर लॉर्ड लेवल और वॉर गॉड लेवल। जिसमें एक सोल्जर प्रैक्टिशनर वॉरियर लेवल का प्रैक्टिशनर होता है जो प्लाज्मा वेपन की मदद से लड़ता है, पर वॉर लॉर्ड लेवल की जनरल प्रैक्टिशनर सिर्फ अपनी स्वॉर्ड की स्पीड की मदद से प्लाज्मा वेपन के अटैक से बच सकते हैं। और वॉर लॉर्ड लेवल के बाद आते हैं वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर्स जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ये सुन के मैक्स चीफ से पूछता है कि क्या वॉर गॉड लेवल से भी ऊपर का कोई प्रैक्टिशनर होता है, जिसपे चीफ हाँ करते हुए कहता है कि वैसे प्रैक्टिशनर्स पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेंथ रखते हैं, पर दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 या 3 ही प्रैक्टिशनर्स बचे हैं। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। तभी चीफ को उस डायरेक्टर का फोन आता है और वो उन दोनों को ऑफिस में आने को कहता है। अब ऑफिस में पहुंचने के बाद वो डायरेक्टर मैक्स से कहता है कि मैंने तुम्हारे सूडो प्रैक्टिशनर टेस्ट की क्लिप देखी थी और मुझे पता चला है कि तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल फ्लो है। जिसपे मैक्स हाँ करते हुए कहता है कि मुझे भी इसका थोड़े दिन पहले ही पता चला है। इसके बाद वो डायरेक्टर मैक्स को जिज्ञान हॉल ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि वो मैक्स की एबिलिटी जान गया था। साथ ही वो मैक्स को जिज्ञान हॉल ज्वाइन करने के बदले एक बड़ा विला और 20 मिलियन की सैलरी ऑफर करता है। ये सुन के मैक्स इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद मैक्स चीफ से पूछता है कि ये डायरेक्टर कौन है, जिसपे चीफ मैक्स को बताता है कि जिज्ञान हॉल के 3 डायरेक्टर हैं और उनमें से ही ये एक है। साथ ही इसकी पोजीशन इस कंट्री के प्रेसिडेंट से थोड़ी सी नीचे है। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। आगे मैक्स अपने पेरेंट्स को लेके अपने नए विला में शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर उसका भाई बहुत खुश हो जाता है। साथ ही मैक्स के पेरेंट्स को भी उस पर गर्व था। आगे मैक्स उसी हाउ बाई वाले बंदे से मिलने जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों से उसका पीछा कर रहा था। जहाँ उस बंदे से मिलने पर वो बंदा मैक्स को बताता है कि जिस किलर ने जेल में उस पर अटैक करा था उसके बारे में हाउ बाई को उसी ने बताया था, लेकिन इस अटैक के पीछे हाउ बाई और उसके अंकल का हाथ है। वो बंदा ये सब मैक्स को इसलिए बताता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो इस केस में ना फंस जाए। अब उस बंदे की बात सुन के मैक्स उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुमने सच बता दिया है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और मैं हाउ बाई की प्रॉब्लम भी बाद में सॉल्व कर लूँगा क्योंकि फिलहाल तो मुझे अपने कल के एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। अगले दिन मैक्स एग्जाम के लिए टेस्ट वाली जगह पर आ जाता है जहाँ उन सबको हार्ड मेटल से बने आर्मर्स दे दिए जाते हैं। तभी एक बंदा मैक्स के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे भी इस एग्जाम से पहले जिज्ञान हॉल ने साइन कर लिया है, पर मुझे पता चला है कि जिज्ञान हॉल ने तुम्हें भी साइन करा है, इसलिए क्यों ना हम दोनों टेस्ट के वक्त एक दूसरे की स्ट्रेंथ चेक करें। पर मैक्स इसके लिए मना कर देता है। ये सुन के वो बंदा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बंदा जिसका नाम लियांगबू था, जो उसके पिछले मैच में उसके साथ था, मैक्स से कहता है कि अगर तुम्हें साइन करा है तो जरूर तुम्हें कुछ काबिलियत होगी, इसलिए हमें टेस्ट के वक्त अपनी काबिलियत जरूर दिखाना। दूसरी तरफ हम हाउ बाई के अंकल को देखते हैं जो एक फेक परमिट दिखाकर उसी टेस्ट साइट के अंदर चला जाता है जहां मैक्स का टेस्ट होने वाला था।
इस तरफ इस एग्जाम का इंस्ट्रक्टर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कैंडिडेट से कहता है कि इस टेस्ट के वक्त आप सभी को इस सिटी के बाहर भेजा जाएगा जहां सभी तरफ मॉन्स्टर्स हैं, जहां आपको पहुंचकर रिसर्च पर्पस के लिए उन मॉन्स्टर्स के कान काट के लाने होंगे और आपका रिजल्ट इसी पे डिपेंड करेगा कि आप उन मॉन्स्टर्स के कितने ईयर काट के लाते हो। ये सुन के वो सब समझ जाते हैं। साथ ही वो इंस्ट्रक्टर उन सबको बताता है कि अगर कोई कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट पे अटैक करेगा तो हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसके बाद वो सभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर उस मॉन्स्टर सिटी में आ जाते हैं। पर इस तरफ हम हाउ बाई के अंकल को देखते हैं जो मैक्स को मारने के लिए वहाँ पर एक खतरनाक म्यूटेंट बर्ड का एग रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो म्यूटेंट बर्ड एग से बाहर आने लगता है। इस तरफ मैक्स एक मॉन्स्टर को अपने पास आते देखता है तो मैक्स उस मॉन्स्टर की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने लगता है और उस मॉन्स्टर के अटैक करते ही नीचे झुककर उसे बीच में से काट देता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर का ईयर भी कलेक्ट कर लेता है। तभी उसे वहाँ एक और मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन उसी वक्त उस मॉन्स्टर को कोई चीज पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। ये देखकर मैक्स हैरान हो जाता है और उस तरफ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक डी क्लास गोल्डन क्रो उस मॉन्स्टर को खा रहा है। इधर उनके एग्जाम को देख रहा वो डायरेक्टर भी शॉक हो जाता है कि इस मॉन्स्टर सिटी में पहले तो आज तक एक डी क्लास मॉन्स्टर नहीं दिखा, पर आज ही कहाँ से आ गया। तभी पिछले मैच का इंस्ट्रक्टर उस टेस्ट को रोकने के लिए कहता है, पर डायरेक्टर इसके लिए मना करवा देता है क्योंकि उसे देखना था कि वो सब ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है।